हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंसेस इन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। देन हम बात कर चुके हैं जो रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बात करूंगी पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल इसके बारे में, और इसके कंप्लीट की पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगी नेचुरल एसिड्स क्या हैं और किन से हमें अम्ल मिलते हैं, किस में कौन सा अम्ल मिलता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है और इस बार भी क्वेश्चन आने के 100% चांसेस बनते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन 1 नंबर का आए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में बात करेंगे। देन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है और जो सॉल्यूशन हो किस टाइप का होता है, ये सब हम बात करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, अभी इसी सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल जो है मेन पीएच जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए H+ और OH आयनों की सांद्रता को हम जांच चुके हैं एक स्केल से। इसमें जो H+ आयनों की सांद्रता है उसको ज्ञात करते हैं, वो पीएच स्केल कहलाता है। यानी कि पीएच की फुल फॉर्म ही है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की शक्ति बोल सकते हैं। पोटेंज मतलब शक्ति, ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, इसे हम पीएच बोलते हैं। पीएच जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है। एक स्केल होता है एक टाइप का जिसमें 0 से लेकर 14 तक उसकी वैल्यूज दी होती हैं। अगर वो वैल्यू 7 से कम है, यानी कि जो पीएच वैल्यू वो 7 से कम है, तो जो पदार्थ या जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। अगर 7 से ज्यादा है तो वो कैसा है, क्षारीय होता है। ठीक है, और अम्लीय जो विलयन है उसमें H+ आयनों की सांद्रता जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी और पीएच का मान उतना ही कम होगा। जितना हम इधर 0 की साइड आएंगे, मतलब 7 से 0 की साइड, यानी कि 1 होगा, एक 1 है कंपैरिजन में और यहाँ पर 5 दे रखा है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, 1 वाला। ठीक है, 1 वाला ज्यादा एसिडिक और H+ आयनों की सांद्रता किसमें अधिक है, ये 1 वाले सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जिसकी पीएच की वैल्यू 1 है और इसी की पीएच वैल्यू जैसे दिख रही है आपको 1, यानी कि कम है 5 की कंपैरिजन में। इधर की तरफ मतलब 7 से हम 0 की तरफ चलते हैं तो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है और बेसिसिटी है वो कम होती है, अम्लता बढ़ती है और क्षारता घटती है। इसी तरह से जब ये जो 7 जो पॉइंट है उस पर क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है यानी उदासीन हो जाता है। जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं, मतलब 14 की तरफ हम जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, मोर बेसिक होगा, यानी कि क्षारीयता जो बढ़ेगी, OH आयनों की सांद्रता बढ़ती है। यहाँ OH आयन जितने ज्यादा होंगे उतना सॉल्यूशन क्या होगा, क्षारीय होगा। ओके, और पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। पीएच की वैल्यू जितनी अधिक है, यानी कि एक कंपैरिजन में 9 है, एक कंपैरिजन में लगा लो कि 10 है, दोनों में से 10 क्यों, यहाँ 13 लगा लो, चलो ठीक है, एक 9 है एक 13 है, तो दोनों में से कंपैरिजन में ये 13 वाला जो सॉल्यूशन है वो मोर बेसिक है, ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पीएच वैल्यूज दी हुई है। जठर रस का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2 होती है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू 2.2 होती है। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7.0 होती है। रक्त की जो पीएच वैल्यू है 7.4 होती है। MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, तो MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, इसकी पीएच वैल्यू है वो 10 होती है। मोर बेस ऐसे बोल सकते हैं, ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है नेचर में। जब एसिडिटी बनती है ना तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही दिया जाता है, जिससे कि जो एसिड है वो बेस से रिएक्शन करके और एसिडिटी वो खत्म हो जाए, यानी कि लवण बन जाता है। NaOH सॉल्यूशन जो है, NaOH सॉल्यूशन की जो वैल्यू है ये मोर बेसिक है, देन इस वजह से इसकी जो पीएच वैल्यू है 14 होती है। ठीक है, इसी तरह से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की हम बात करें, प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक H+ आयन देते हैं, ज्यादा जो H+ आयन त्यागे, वो कैसे हैं, प्रबल होते हैं। अम्ल कैसे हैं, वो
प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे HCl जो 100% इनका डिसोसिएशन होता है, मतलब 100% H+ आयन रिलीज करेंगे जब HCl हमने घोल रखा है जिस जलीय विलयन में, ठीक है। दुर्बल अम्ल मतलब जो जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स, जैसे CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ये कंपैरिजन में ये मान लीजिए यहाँ पर 30% जो H+ आयन रिलीज करेगा, CH3COO- ये ऐसे इस तरह से रिलीज होंगे, CH3COO- और H+ आयन्स, और यहाँ पर ये H+ और Cl- आयन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन में आपस में कंपेयर किया तो ये वीक एसिड हो जाते हैं। इसी तरह से हम बेस की बारे में बात करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H- आयन रिलीज करते हैं, तो इस वजह से उनको हम प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हम कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। इसी तरह से दुर्बल क्षार क्या होते हैं, जो कम संख्या में H- आयन रिलीज करते हैं उनको हम दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। अब ये इसी तरह से नीचे हम ये मैंने लिखे हैं दो कि अगर हम प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से रिएक्शन करा देते हैं तो ज्यादा डोमिनेंट कौन है, प्रबल अम्ल ज्यादा डोमिनेंट है, तो फिर ये लवण है उसका पीएच भी कैसा होगा, अम्ल जैसा ही होगा, मतलब 7 से कम होगा, इसलिए विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ये मैंने लिखा है। इसी तरह से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, यहाँ डोमिनेंट प्रबल क्षार हो जाएगा, तो लवणों का पीएच 7 से अधिक हो गया, इसलिए विलयन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। प्रबल जहां पर स्ट्रॉन्ग शब्द जुड़ जाता है उसमें अपने आप में ही पता चल जाता है कि वो मोर डोमिनेंट होगा, और वही जो है सॉल्यूशन का भी पीएच वही डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर यही हो जाता है प्रबलता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेचुरल जो एसिड है वो किसके अंदर कौन सा एसिड हमें मिलता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपकी बुक में ही बनी हुई है सारणी, जिसमें से एक ही एक्स्ट्रा लिखा है, सेब में कौन सा मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बस बाकी सारे आपकी बुक से ही लिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन वापिस से आने वाला है, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ये फर्स्ट, सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। जैसे चींटी का डंक, जब हमें कोई चींटी यानी मधुमक्खी हमें काट जाती है तो उसका जैसे ही डंक लगाती है वैसे ही हमें जलन होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि वो उसके जो नेटल या फिर चींटी के डंक में क्या हुआ, एसिड था जो उसने हमारी स्किन पे छोड़ दिया है, और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जब हम उस पर कोई छाड़ लगाते हैं, हमें कभी कभी ऐसा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर मधुमक्खी का जो डंक या मधुमक्खी काट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम बेकिंग पाउडर हम लगा देते हैं वहां पर। ये लिखा हुआ है कि अगर एसिड, जैसे ही मधुमक्खी ने हमारे स्किन पे एसिड छोड़ा वैसे ही हम उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, मतलब एसिड को हम न्यूट्रल किससे करेंगे, बेस से। तो बेस हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो जलन है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये मेथेनोइक एसिड की वजह से ऐसा होता है। आपको याद होना चाहिए कि जो चींटी का डंक है या मधुमक्खी का डंक है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, मेथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आप इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और हम इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इन वीडियो सीरीज में। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।